हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो देखिए, आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए थे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कूलम्ब्स लॉ जो है उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम इसका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसको स्टडी करेंगे और इसके साथ आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रिंसिपल का अप्लाई कैसे किया जाता है और इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम कब करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज हमने पढ़ना है सुपर पोजीशन के बारे में। पहले तो प्लीज कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझे, ये है क्या और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास कई सारे चार्जेस है, जैसे यहाँ पे हो गया Q1, यहाँ हो गया मान लेते हैं Q2, यहाँ हो गया Q3 एंड मान लीजिए Qn, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। और मेरे पास ना एक चार्ज है Q0। अगर मेरे पास कई सारे चार्जेस हों और उन सभी चार्जेस का किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी हो, तब हम अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अब ये क्या बोलता है? देखिए, बहुत सिंपल बात है, कोई इसको इतना मुश्किल नहीं है ये। वो कहता है कि एक काम करो, हर एक चार्जेस जो भी आप देख रहे हो उन सभी चार्जेस का इंडिविजुअली क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर चार्ज पर, पहले वो कैलकुलेट कर लो। मतलब जैसे कि Q1 जो है इस Q0 के ऊपर अपनी फोर्स लगाएगा और अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये उसको रिपेल करेगा, इसलिए इसी के लाइन के अलोंग आप अपनी फोर्स को शो करेंगे। तो F01 वेक्टर वो फोर्स है जो Q0 पे एक्ट कर रहा है Q1 की वजह से। उसी तरह फिर आप अपना Q2 का जो Q0 पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो आप फाइंड कर लीजिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा। और उसी तरह मेरा हो जाएगा Q3, ठीक है। उसी तरह मैं क्या करूंगा, Q3 का जो एक्ट कर रहा है, ये देखिए आप ध्यान से, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियरली मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, ये अब जैसे कि ये मेरा बना रहा है फोर्स, इट इज F03 वेक्टर। और फाइनली ये जो Qn आपका है, ये Qn भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लाइक दिस, और ये हो जाएगा F0n वेक्टर। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का आप इस पर्टिकुलर चार्ज पे जिस पे आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो उन सब पर आप इंडिविजुअल फोर्सेस अपनी कैलकुलेट कर लीजिए इन द वेक्टर फॉर्म। और उसके बाद अगर आप एफ नेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन सब का वेक्टर एडिशन कर दीजिए। अब आप वेक्टर एडिशन अच्छी तरह जानते हैं, आपने +1 में उसको पढ़ा हुआ है कि किसी भी दो वेक्टर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ये सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो वेक्टर्स के लॉज जो है वो आपने अप्लाई करने हैं। अगर आपको नहीं याद है, मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने के लिए बताया था, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत होगा। कि मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर है और मान लेते हैं मेरे पास एक बी वेक्टर है, और उनके बीच में अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे वेक्टरली, तो वेक्टरली जब ऐड करेंगे सो दैट वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आया है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास जो रिजल्टेंट बना है, ये आपका मान लीजिए रिजल्टेंट है, पैरेललोग्राम लो तो यही बोलता है ना कि इन दोनों के बीच में से होके जाएगा। तो अगर ये आपका रिजल्टेंट है, तो अगर ये ए के साथ एक एंगल बीटा बना रहा है, तो ये जो बीटा होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा का आप इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बोलता है कि अगर किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस का नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले तो आप हर एक चार्ज के, हर एक इंडिविजुअल चार्ज का जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लीजिए विद प्रॉपर डायरेक्शन, और उसके साथ फिर आप उन सब का वेक्टर एडिशन कर लीजिए। जैसे आप वेक्टर एडिशन करेंगे
और आपको एक वेक्टर की फॉर्म में आपका जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का करने का तरीका ये बता दिया है। और अगर मान लीजिए आपका जो नेट फोर्स है, सपोज आपका ये आ जाता है जैसे कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, है ना, प्लस एफ जेड के कैप, अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है तब तो आपको पता ही है यार कि रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करके भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें आपको वेक्टर्स के जो लॉज हैं वो आने चाहिए, वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ये वाले क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपके सामने दो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है कि अगर वो दो न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम जल्दी से अपना न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो देखिए बेटा, ये है हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल। काफ़ी मतलब कह सकते हैं लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर आई थिंक कि आप सारी बातें वो सीख जाएंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले वो आपसे ये पूछता है कि फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। अब जब उसने बोल दिया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, तो वो कोई भी चार्ज हो सकता है। वो आपका ये वाला चार्ज भी हो सकता है, वो आपका ये वाला चार्ज भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं ये वाला चार्ज कंसिडर कर लेता हूं और इनके मैं नाम दे देता हूं। जैसे कि ए हो गया, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसका डी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे नेट फोर्स पता करनी है इस कैपिटल चार्ज क्यू के ऊपर। अब मैं कैसे करूंगा? देखो, सबसे पहले जो चार्ज मेरा ए पे है, अच्छा इसकी ना एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जिस टाइम आप किसी दो चार्जेस को स्टडी कर रहे हो तो बाकी के चार्जेस के इन्फ्लुएंस को आप इग्नोर कर दीजिए, और वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मतलब ये कि जब मैं इन दोनों के बीच में मतलब फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नहीं, मेरे को ये नहीं कंसिडर करना कि बाकी दो का क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो मुझे कंसिडर नहीं करना। तो ये इसके एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस ए बी की बात करूं तो ये ए वाला क्यू पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है आपका, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और ये आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन है एफ बी ए। ना एफ बी ए बता रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। फिर ये जो क्यू वाला है, ये इस क्यू के ऊपर बेटा फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसे मैंने लगा दिया, और ये बन गया आपका एफ एफ बी सी। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी। और ये जो क्यू आप देख रहे हो, ये क्यू वाला इस कैपिटल क्यू के ऊपर फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और वो एक्ट करेगा अलोंग द डायगोनल, है ना। तो यहां पर आप अपनी फोर्स, ये आपके पास आ गई, और ये आपके आ जाएगा एफ बी डी, जो मतलब बी पे आपकी फोर्स लग रही है डी की वजह से। डन। अच्छा जी, तो पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? ओके, सो एक काम करते हैं, पहले इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है मैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात हम कैलकुलेट करेंगे एफ बी ए की। तो एफ बी ए की बात करूं तो आपको पहले फॉर्मूला तो पता ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। के का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके लिए मैं एक बार कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज है मेरा क्यू और ये चार्ज है कैपिटल क्यू, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है? ए, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अलोंग ए बी। अलोंग ए बी का मतलब हुआ कि ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो ये हो गया मेरा पहला फोर्स। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फोर्स की, और दूसरा फोर्स कौन सा है? दैट इज एफ बी सी की मैं बात करूंगा। अब एफ बी सी अगर मैं देखूं तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ में आ जाएगा फिर से क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का है, बट वो आ जाएगा बेटा आपका अलोंग अलोंग सी बी। ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों फोर्सेस को ही ट्रीट कर लेते हैं। चलो एक काम करो, तीसरा भी निकाल देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तीसरा भी निकाल देते हैं। दैट इज एफ बी डी, इसको भी हम निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे कैलकुलेट करना है। ये ए है, ये ए है, तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो √2a जो है वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का।
और यहीं पे मैं करूंगा √2a का होल स्क्वायर। तो मतलब ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। और ये आ जाएगा बेटा किसके, अलोंग लॉन्ग दैट इज डी बी, ठीक है, लॉन्ग डी बी आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो फोर्स आप देख रहे हो और ये जो फोर्स देख रहे हो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो पता कर लीजिए। उसके बाद फिर वो रिजल्टेंट और इस फोर्स के बीच में आप फिर से रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि आप इस एफ बी डी के दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग एक्ट कर रहा है, एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग एक्ट कर रहा है। फिर जो नेट फोर्स है वो आपका आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं पहले वाला स्टेप को, तो मैं पहले वाला यूज करूंगा। यहां पे देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखो कि एफ बी ए वेक्टर एंड एफ बी सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर जो इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट एफ आर कर देता हूं मैं, सो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, दैट इज एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी डी नहीं आएगा, बी सी आएगा, हाँ बी सी, यहां पे बी सी आएगा, प्लस 2 FBA FBC cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, इसलिए ये यूज होगा। अब cos 90 होता है 0, इसलिए ये सारा जो फैक्टर है ये आपका यहां पे खत्म हो जाएगा। और FBA और FBC मैग्नीट्यूड है इन दो वेक्टर्स का, और आप ध्यान से देखो दोनों मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है आपके। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पे एक क्या कहते हैं उसको स्टार्ट करूंगा। मैं ये लिखूंगा यार, देखो पिछले बार में क्या था, ये हमारे पास था ना, हाँ ये, तो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे दैट इज एफ आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ दैट इज 2 एफ, इसको थोड़ा पीछे देखते हैं, एफ बी ए, ठीक है ना, एफ बी ए स्क्वायर। अब ऐसे मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने क्या किया, क्योंकि एफ बी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा सेम है एफ बी सी के मैग्नीट्यूड से, तो मैंने एफ बी सी को रिप्लेस कर दिया एफ बी ए के साथ, सिंपल सी बात, और मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल आ गया, 2 FBA स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया √2 टाइम्स ऑफ FBA। अब FBA तो हमने पढ़ा ही है क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q कैपिटल Q डिवाइड बाय Q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनली यहां पे रिजल्टेंट मुझे मिल जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, और एक सिंपल सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली बराबर हो मेरी, ये इस पे फोर्स लगा रहा है लाइक दिस, FBA है आपके पास, ये नीचे लगा रहा है दैट इज FBC, तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर से होके आपका जाता है, एग्जैक्टली सेंटर से। एग्जैक्टली सेंटर का मतलब है कि अलोंग द डायगोनल ये होके जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो एफ आर और कुछ नहीं है, एफ आर जो है वो एक्ट कर रहा है अलोंग द डायगोनल, क्योंकि वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में से होकर जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो तो एफ बी डी और ये जो आर है ये दोनों के दोनों डायगोनल के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं एफ बी डी, है ना, एफ बी डी। अब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं,
एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए अब मैं फाइनल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए उनको आपस में ऐड कर दूंगा। तो एफ आर प्लस एफ बी डी ये आपका नेट फोर्स होगा। तो एफ आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, √2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A²। और एफ बी डी जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², ठीक है, डिवाइड बाय 2A²। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ देखो ना, ये कैलकुलेट कर चुका हूं, देखो ये कैलकुलेट कर चुका हूं मैं यहाँ पे। सो बस जी, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो और हमारा आंसर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन आ जाएगा, एक क्यू भी कॉमन आ जाएगा, A² भी कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे √2 क्यू रह गया बस मेरे पास, है ना, √2 क्यू रह गया है। और साथ में प्लस कर दूं तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक क्यू बच गया, नीचे 2 बच गया, लो जी। और साथ में डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ये क्या था, ये डी था, ये बी था, अलोंग डी बी। तो बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिए ये करना था आपने, दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से रिकैप कर लो मैंने क्या किया है। आपके पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मेरे को ये 4 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस दिए गए थे, जिसमें 2 सेम थे, दो का पेयर सेम था। उसने कहा कि किसी भी कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालो। तो मैंने क्या किया, पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले, इसका इस पे, इसका इस पे, इसका इस पे, सबके इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले डायरेक्शन के साथ। फिर मैंने कहा कि यार ये दोनों जो आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये बन जाएगा। 90 होने की वजह से उसका एक फैक्टर खत्म हो गया, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम था इस वजह से यहां पर ट्वाइस आ जाएगा, और √2 टाइम एफ बी ए आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है कि उसमें वैल्यू डाल दीजिए। अब हमने ये देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसके लिए वजह से रिजल्टेंट इमिशन के एग्जैक्टली सेंटर से होकर जाएगा, जो कि अलोंग द डायगोनल है। एफ बी डी ऑलरेडी अलोंग द डायगोनल एक्ट कर रहा था, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है सिंपली, और ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट किया कर दिया जाता है। तो इनको मैंने ऐड किया तो ये आ गया फाइनली, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग डी टू बी है, इसलिए अलोंग डी बी मैंने इसको कर दिया। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अभी आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल और डाला है, वो भी देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से समझें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। कंसिडर द 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, सभी के चार्जेस बराबर है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q with the same sign as Q, ठीक है, placed at the centroid of a triangle। सो पहले तो मैं आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, फिर मेरे लिए समझाना और आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, मैं पॉजिटिव चार्ज Q मान रहा हूं, इसको भी Q मान रहा हूं, इसको भी Q मान रहा हूं। तो सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझो, सेंट्रोइड उस पॉइंट को कहते हैं जो पॉइंट मेरे सभी चार्जेस से, या सभी कोनों से, या सभी कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मतलब ये है कि अगर इसका डिस्टेंस यहां से a है तो ये भी मेरा a होगा, और इवन यहां से अगर देखो तो ये भी मेरा क्या होगा, a होगा। पहले तो आप बातों को समझो, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि जो सेंट्रोइड और ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट आप देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो दो लाइंस का, इनके बीच में अगर लाइन को ज्वाइन करता हूं तो ये एक एंगल बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और इवन ये भी आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो ये क्वालिटी होती है सेंट्रोइड की। तो अल्टीमेटली अब यहां पे क्या हो रहा है इस बात को हमें समझना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि सेंट्रोइड हमारा तब बनता है जब वो मेरे जो सामने, जैसे मान लो यहां से एक लाइन खींच रहा हूं मैं, अगर वो सेंट्रोइड से होके गया, सपोज यहां पे मीट करेगा, तो ये इनको इक्वली बांट देगा। मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री होता है आपका, एंड जितना भी लेंथ है उसका आधा आधा हो जाएगा। ये अगर मान लो पूरा L है तो ये आपका हो जाएगा L/2, और इवन ये भी आपका L/2 हो जाएगा। तो पहले तो आप क्वालिटी समझो सेंट्रोइड की क्या है, तब जाके आप अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है मेरा, तो ये जो सेंट्रॉइड आप देख रहे हो इसमें मैंने अपना चार्ज रख दिया है। मैं पहले इसको इरेज कर दूं, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू रखा गया और ये बोलता कि इन सभी चार्जेस का इस कैपिटल क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए पहली बात तो ये कि हर एक चार्ज का जो मतलब हर जो कॉर्नर्स में चार्जेस रखे गए हैं वो सारे सेम है पहली बात, और सबका जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट पे सेम है आपका। तो ए बी सी और ये सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूं मैं। तो पहले तो अगर मैं इस बी का ओ पे निकालूंगा तो फोर्स कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं उसको एफ मान लेता हूं। ये जो सी देखोगे तो ये इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, इसको भी मैं एफ मान लेता हूं। वाई एफ, एक काम करो F1 F2 मानते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। और ये जो ए वाला है ये मेरे इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा F3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या है कि अगर मैं F1 वेक्टर की तरफ निकालू तो आंसर आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए। ये एल है, ये एल है, ये एल है आपका। मैंने एक खुद एज्यूम किया, तो अगर मेरा फाइनल आंसर में ए आएगा तो उसको मुझे एल की टर्म्स में रिप्लेस बाद में करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा अलोंग एओ। अगर मैं F2 वेक्टर की बात करता हूं, ये मेरा F2 वेक्टर है, फिर से डिस्टेंस सब सेम है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए अलोंग सीओ। और अगर मैं F1 था ना तो ये BO आना चाहिए था। और अगर मैं F3 की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर 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 अलोंग मेरा आ जाएगा AO। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात ये है कि F2 और F1 के बीच का ये जो एंगल है ये बड़े आसानी से निकलता। कैसे, देखो बात ये है कि ये वाला जो एंगल आपका 90 डिग्री है और सिमिलरली ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, तो उससे पता लगता है कि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ये आपका 60 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री है, 30 और 90, ठीक है, और ये 60 बन गया। सिमिलरली ये एंगल भी पता लग जाता है ये हमारा 60 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 30 है, ये 90 है, 180 से माइनस कर लीजिए तो आपको ये 60 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए ये 30 है, ये 90 है, 180 से माइनस करो तो 60 मिल जाएगा। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि F1 वेक्टर नहीं, कि एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, ये पता लगा द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर ये कितना है मेरा 120 डिग्री है। कितना? 120 डिग्री का है। देयरफॉर F रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा तो अंडर द रूट आ जाएगा मेरा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 120 डिग्री। तो ये बनेगा मेरे पास। मैं यहां पर उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, तो F1 और F2 का जो देखो ये जो वैल्यूज अंदर डालते हैं ये मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज होती है, और आप देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मेरा FR को मैं लिख रहा हूं अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, मतलब मैंने ये मान लिया कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F मान लिया। तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 होता है -1/2, तो ये कटेगा यहाँ पे। तो F ऑफ R मेरे पास आ जाएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ F स्क्वायर, मतलब फाइनली मेरे पास F आ चुका है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मेरा रिजल्टेंट का F आ गया। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये पता करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सिर्फ इसके लिए मैं आपको दोबारा सारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये इसका सेंट्रॉइड था, तो ये मेरा F1 था, ये मेरा F2 था, ये मेरा F3 था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये मैंने सेम बनाया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री और 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। और मैंने क्या कहा था कि जब आपके जिन दो फोर्सेस का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो अगर उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है
तो उसमें जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में से होके जाता है लाइक दिस। तो ये जो एफ आर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऑपोजिट टू F3। तो सिंस एफ आर is in the opposite direction of F3, so therefore आपका net force F net will be equal to F3 vector minus FR vector। बट दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बातों को प्लीज थोड़ा समझे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने हर एक चार्ज का इंडिविजुअली फोर्स निकाला, F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला, देखा सबका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो जो दो वेक्टर्स आप देख रहे हो F2 एंड F1, मैंने उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट वो F के बराबर ही मेरे पास आता है, और F क्या है मेरा KQ बाय A स्क्वायर ही है, मतलब मैग्नीट्यूड ना। उसके बाद मैंने ये देखा कि यार जो इनका रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में से होकर जाएगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो मेरे F3 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए F नेट जो आएगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझा। हमने ये जानने की कोशिश करी है कि अगर मेरे पास कई सारे चार्जेस हों और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।